Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। बीकॉम सेमेस्टर 6 में हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो है ऑडिटिंग 2 और ऑडिटिंग 2 में यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट और एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था। आज इसमें बाकी के जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि कंपनी में जो रूटीन इंफॉर्मेशन होती है यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है वो रूल्स के बेसिस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना ऑडिट वर्क करता है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आज के ये लेक्चर में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सफर ऑफ ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलिए तो आज के लेक्चर का सफर ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का शुरू करते हुए आज क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 में ऑलरेडी कर दिए थे, तो अब सीक्वेंस के हिसाब से जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। ऑडिटर्स ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कि ऑडिटर की आपको ड्यूटी एक्सप्लेन करनी है किसके रिगार्डिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर के पैसे हम लौटा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज रहेगी। देखो अब ये जो लेक्चर में हम आज काम करने वाले हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऑडिटर की ड्यूटी ही सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से डिफाइन करनी है। तो ऑडिटर की ड्यूटी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या है, उसके लिए नंबर 1 आप देख सकते हो, it should be checked whether the article of association of the company authorized to the issues or such types of shares, यानी कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या इस तरीके के शेयर्स को इश्यू करने की अथॉरिटी है। कंपनी क्या ये ऐसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है। सबसे पहले ऑडिटर ये चेक करेगा और उसको कहाँ से पता चलेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। सेकेंड, it should also be checked that such shares are not redeemable after 20 years। देखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए एक रूल है कि आप उसको 20 साल के बाद रिडीम नहीं कर सकते। अगर आपको उसके पैसे लौटाने हैं तो आपको 20 साल से पहले ही उसके पैसे रिटर्न कर देना है, रिडीम कर देना है। सो इट शुड नॉट बी आफ्टर 20 years, ये रूल है। थर्ड रूल हम देख सकते हैं, the necessary vouchers and the entries are made in the books of accounts in this regards should be verified। यानी ऑडिटर को क्या करना है भाई, नेसेसरी वाउचर्स होंगे वो चेक कर लेना है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी प्रॉपर रिडेम्पशन की एंट्री दी है कि नहीं ये उसको चेक कर लेना है। तो ऑडिटर की ये तीसरी ड्यूटी। चौथा हम देख सकते हैं, इट इज नेसेसरी टू शो द balance sheet of the company, the entries of such shares and the when it will be redeemed every year। देखो बैलेंस शीट में भी इसका एंट्री होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपने हर साल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का एंट्री दिया होना चाहिए। तो बैलेंस शीट में एंट्री चेक करना है। नंबर 5, if the company has issued a new share for the redemption of the redeemable preference shares, अगर कंपनी चाहती है कि उसको पैसे लौटाने और प्रेफरेंस शेयर को पैसे लौटाने के लिए नए शेयर्स इश्यू करिए तो क्या करना होगा, द ऑडिटर हैज टू वेरीफाई द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द एंड द मिनट्स ऑफ द बोर्ड, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या रिडेम्पशन के लिए नए शेयर इश्यू कर सकती है या मिनट बुक्स में जो डिसाइड हुआ होगा वो चीज नोट डाउन होगी। तो ऑडिटर को ये दोनों चीजें चेक कर लेनी है। पॉइंट नंबर 6, the amount of shares redeemable is to be transferred out of the profit it's to the capitalized redemption reserve, यानी कि जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अगर आपको रिडेम्पशन से हो रहा है तो वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट में CRR के नाम से जाना जाता है। चलिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग कुछ और प्रोविजंस है, जिसमें पॉइंट नंबर 7 आप देख सकते हो, such shares can be redeemed with a premium। For this purpose provisions for the redemption premium should be
मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यानी कि जो अगर आप प्रेफरेंस शेयर के पैसे रिडीम करना चाहते हो प्रीमियम के साथ, सपोज आप 100 रुपए रिडीम करने की जगह पे 125 रुपए वापस करना चाहते हो विद प्रीमियम आप अगर देना चाहते हो, तो वो जो 25 रुपए प्रीमियम है उसके पैसे कहाँ से आएंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट में से दे सकते हो या आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम हो उसमें से भी रिडेम्पशन आप कर सकते हो। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि ये चेक कर लिया जाए। पॉइंट नंबर 8, द शेयर्स मे बी रिडेम्ड आउट ऑफ 2 सोर्सेज। जो रिडीमेबल अमाउंट है वो आपको 2 सोर्सेस में से कर सकते हो। फर्स्ट, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, यानी डिविडेंड के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से कर सकते हो, या सेकंड, आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश शेयर्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, या फिर आप नए शेयर इश्यू करके भी प्रेफरेंस शेयर के पैसे रिडीम कर सकते हो। तो 2 तरीके हैं प्रेफरेंस शेयर के पैसे लौटाने के। लास्ट पॉइंट नंबर 9, it shall not be taken as a reduction in share capital because the preference shares are redeemed under this section 80, यानी कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के पैसे जो आप लौटा रहे हो वो शेयर कैपिटल का रिडक्शन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो तो है ना सेक्शन 80C में ये रिडीम आप करते हो, यानी कंपनी में उसको रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे रिलेटेड टू द प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन। तो पहला जो हमारा टॉपिक है कि ऑडिटर को क्या चेक करना चाहिए, तो ऑडिटर को नॉर्मली इतनी चीजें चेक कर लेनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि है ऑडिटर ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट, यानी शेयर जो डिस्काउंट से इश्यू करती है कंपनी उसके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या ड्यूटी रहेगी ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऑडिटर को ये चेक करना है, इट कैन इश्यूज ओनली दैट द क्लास ऑफ द शेयर्स एट डिस्काउंट विच इज ऑलरेडी इश्यूड इन द पास्ट, यानी कि जो शेयर डिस्काउंट से इश्यू कंपनी कर रही है पहले कंपनी ने इश्यूड किए होने चाहिए, यानी पहले कोई शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए हो फिर दोबारा जब वो इश्यूज कर रही है तब वो डिस्काउंट से इश्यू कर सकती है। इसका ये भी अर्थ हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर कंपनी शेयर इश्यू कर रही है तो वो डिस्काउंट से साथ इश्यू नहीं कर सकती, सेकेंड टाइम जब कंपनी इश्यू करेगी तब वो डिस्काउंट से दे सकती है, यानी कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के वक्त शेयर डिस्काउंट से नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इसके रिगार्डिंग देखते हैं, द इश्यूज ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट मस्ट बी authorized by a resolution passed by the company in the general meeting, यानी कि कंपनी अगर डिस्काउंट से शेयर इश्यू कर रही है तो उसको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, तो ही कंपनी शेयर डिस्काउंट से इश्यू कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 को हम देख सकते हैं, वो है द इश्यू मस्ट बी सेंसर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो आपको शेयर डिस्काउंट से इश्यू करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए शेयर डिस्काउंट से रिलेटेड एक और प्रोविजन देख लेते हैं जो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, मिनिमम ऑफ 1 year हैज बीन पास फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस व्हेन द शेयर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट। बिजनेस को कितने साल का टाइम होना चाहिए? कम से कम 1 साल पास हो जाना चाहिए, यानी जब आपने बिजनेस शुरू किया 1 साल तक आप शेयर डिस्काउंट से इश्यू नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि पुराना बिजनेस हो वही शेयर डिस्काउंट से इश्यू कर सकता है। चलो शेयर्स के लिए और भी थोड़े से प्रोविजंस। नंबर 5, द रिजोल्यूशन मस्ट बी स्पेसिफाइड द मिनिमम रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच द शेयर्स आर टू बी इश्यूड। यूजुअली द रेट ऑफ डिस्काउंट कैन नॉट बी एक्सीड 10%। देखो कंपनी को मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देने वाली है ये भी रिजोल्यूशन उन्होंने पास किया होना चाहिए। मतलब जब कंपनी इस तरीके से शेयर डिस्काउंट से इश्यू कर रही है तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट रेट बता करेगी, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम 10% तक डिस्काउंट दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि 100 रुपये का शेयर हो तो 100 रुपये का शेयर पे 10% डिस्काउंट यानी 90% रुपीज़ पे दे सकती है, 90 से कम में वो शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट एंड परसेंटेज 10%, ये आपको याद रखना है, ये रूल्स है। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 6 के बारे में बात करते हैं।
shares to be issued at discount must be issued within 2 months from the date on which the issued is sanctioned by the central government। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब आपको परमिशन दे दिया कि आप शेयर डिस्काउंट से इश्यू कर सकते हो, तो आपको कितने महीने के अंदर शेयर डिस्काउंट से इश्यू करने हैं? विद इन 2 मंथ, यानी 2 महीने हो जाए तब तक आप वो शेयर इश्यू कर दोगे। अदरवाइज बहुत लंबा समय अगर चला जाएगा तो आपको फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ सकती है। तो पॉइंट नंबर 6 हमें यही बताना चाहता है कि जब आपको परमिशन मिल जाए तो 2 महीने के अंदर उसको इश्यू कर देना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 की ओर ध्यान देते हैं। Every balance sheet substantially issued must be shows the amount of discount not unwritten off and the adjusted to date of under the heads miscellaneous expenses। यानी कि जो ये शेयर डिस्काउंट की अमाउंट है, कंपनी को एक तरह का लॉस होगा, तो ये शेयर डिस्काउंट की अमाउंट बैलेंस शीट पे कहाँ दिखाई जाएगी? तो डिस्काउंट दिखाया जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस हेड में, यानी आप उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दिखाओगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा शेयर्स एट डिस्काउंट हो गया। अब एक और उसके जैसा ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 8, राइट एंड ऑडिटर ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर एट प्रीमियम। अभी हमने डिस्काउंट देखा, तो अब देखेंगे शेयर इश्यूड कर रहे हैं एट प्रीमियम, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है? प्रोविजन नंबर 1, ही शुड एग्जामिन द प्रोस्पेक्टस, यानी कि अगर शेयर प्रीमियम से इश्यू करना है तो प्रोस्पेक्टर में उसका रिगार्डिंग प्रोविजंस होना चाहिए। अगर प्रोस्पेक्टर में प्रोविजन नहीं है तो कंपनी ऐसे शेयर्स प्रीमियम के साथ इश्यू नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट प्रोविजन, प्रोविजन नंबर 2, ही शुड वेरीफाई द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी प्रोविजन होना चाहिए टू सी वेदर दे आर परमिटेड द इश्यूज ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, यानी कि क्या वो प्रीमियम से इश्यू कर सकता है। तो प्रोस्पेक्टर में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एज वेल एज आर्टिकल में उसका प्रोविजन होना चाहिए, तभी कंपनी शेयर विद प्रीमियम इश्यू कर सकती है। चलिए, जो कंपनी शेयर प्रीमियम के साथ इश्यू कर रही है उसके रिगार्डिंग थोड़े से और प्रोविजन जानेंगे। प्रोविजन नंबर 3, he should examine the minutes of the board meeting to see the whether the directors have authorized to search an issue, यानी कि डायरेक्टर ने क्या शेयर प्रीमियम के साथ इश्यू करने की अथॉरिटी दी है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में इसका डिस्कशन हुआ होगा, तो मिनट बुक्स उनको चेक कर लेनी है, तो मिनट बुक्स में भी इसके रिगार्डिंग उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 4, ही शुड कंफर्म the rate of premium from point number 1, 2 and 3 and above, यानी कि प्रीमियम का रेट कितना डिफाइन हुआ था। पॉइंट नंबर 1 था प्रोस्पेक्टर, पॉइंट नंबर 2 था आर्टिकल, एंड पॉइंट नंबर 3 हमें अभी दिख रहा है वो है मीटिंग मिनट्स बुक में उसका एंट्री। तो चारों जगह पे रेट ऑफ प्रीमियम जो डिसाइड हुआ था, क्या वही रेट से कंपनी ने प्री सेल प्रीमियम से इश्यू की है, ये उनको देख लेना है। तो ये भी एक तरह का रूल्स हुआ कि ऑडिटर जो होता है उसको ये चेक कर लेना है रेट ऑफ प्रीमियम। पॉइंट नंबर 5, he should see whether the company has complete with the provisions of section 78, यानी शेयर इश्यूड करना है तो उसके लिए पूरा कंपनी एक्ट का सेक्शन 78 दिया गया है, तो यहाँ पे ऑडिटर को चेक करना है सारे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 78 के। पॉइंट नंबर 6 को देख सकते हैं, he should verify that security premium is shown under the head of reserves and surplus in the balance sheet of the company, यानी कि ये जो शेयर विद प्रीमियम के साथ कंपनी इश्यू कर रही है, ये प्रीमियम की अमाउंट कहाँ जाएगी? वो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम, और कौन से हेड के नीचे? रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में। ठीक है, चलो तो ये जो कम प्रोविजंस थे शेयर विद प्रीमियम वो खत्म हुए। एक और लास्ट ले लेते हैं इसमें, पॉइंट नंबर 9 यानी क्वेश्चन 9 देख सकते हो आप, स्टेट द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ फोरफिटर ऑफ शेयर, यानी देखो ऑडिटर की ड्यूटी आ रही है अलग अलग हेडिंग्स के थ्रू, यानी अब हम करने जा रहे हैं फोरफिचर ऑफ शेयर। तो फोरफिचर ऑफ शेयर्स में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है जो ऑडिटर को चेक करना होता है। फर्स्टली ऑडिटर क्या चेक करेगा? नंबर 1, द ऑडिटर शुड वेरीफाई द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो एक कॉमन पॉइंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का है उसमें ये देख लेना है कि कंपनी क्या फोरफिचर ऑफ शेयर कर सकती है,
अगर उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि किसी के शेयर फोरफिट करे, तो वो किसी के शेयर फोरफिट नहीं कर सकती। उनका ये प्रोविजंस कहाँ दिया गया होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि उसको ये चेक कर लेना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन हो। पॉइंट नंबर 2 को देख सकते हो। he should whether the forfeited of shares is strictly done in accordance with the provisions of company act or not। देखो उनको ये चेक करना है कि कंपनी ने जो फोरफिटेड ऑफ शेयर किया है, क्या वो कंपनी के प्रोविजंस थ्रू किया है। अगर पर्टिकुलर प्रोविजन थ्रू नहीं किया है तो ये गलत चीजें होगी। कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को उनको फॉलो करना है। नंबर 3, द पर्पस एंड द रीजन ऑफ फोरफिचर ऑफ द शेयर शुड बी एग्जामिन। देखो रीजन एंड पर्पस खास देखना चाहिए कि फोरफिटेड क्यों किए किसी के शेयर्स, और वैसे कौन से रीजन से कंपनी के शेयर फोरफिटेड करती है। तो सिर्फ एक ही रीजन है, अगर किसी ने कोई अमाउंट ना पे किया हो, यानी अनपेड अमाउंट हो, तो ही किसी के शेयर फोरफिट किए जा सकते हैं। कोई भी पर्सनल रीजन की वजह से शेयर को फोरफिटेड नहीं किया जा सकता। तो ये पर्पस या रीजन खास देख लेना है कि कौन से रीजन से कंपनी ने शेयर फोरफिट किए है। Point number 4, the board of directors should pass a resolution with regards to forfeiture of shares. The auditor has to examine the minutes of the board। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसके रिगार्डिंग रिजोल्यूशन पास किया होना चाहिए कि हम पर्टिकुलर ये इंसानों के शेयर फोरफिट कर रहे हैं और ये रीजन के साथ हम फोरफिट कर रहे हैं, तो उसका एंट्री मिनट बुक्स में होगा। तो मिनट बुक्स में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कंपनी ने ये जो फोरफिटेड किए है शेयर्स, वो मिनट बुक्स में उसका एंट्री था। चलिए इसमें थोड़े से और प्रोविजन देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। इट शुड बी एग्जामिन वेदर द एंट्रीज विद इन रिगार्ड्स टू द फोरफिचर ऑफ द शेयर्स। यानी कि कंपनी ने फोरफिचर ऑफ शेयर के रिगार्डिंग क्या जनरल एंट्रीज की है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका नोट डाउन होना चाहिए। जनरल एंट्री ऑडिटर को एग्जामिन कर देनी है। पॉइंट नंबर 6, if the forfeiture of the shares are reissued, it should be examined whether the certain amount of as per the company's act have been received or not। देखो कंपनी अगर ऐसे फोरफिचर शेयर्स को री इश्यू करना चाहती है, यानी मार्केट में दोबारा इश्यूड करना चाहती है, तो सबसे पहले कुछ अमाउंट उसमें रिसीव्ड हो जानी चाहिए। यानी किसी बंदे ने अगर एप्लीकेशन दिया होगा तो विथ एप्लीकेशन कुछ फीस भरा होगा, शायद तक उसने अलॉटमेंट के पैसे ना भरे हो या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के पैसे ना भरे हो, तो उन्होंने सर्टेन अमाउंट तो रिसीव्ड होना चाहिए अगर कंपनी ऐसे शेयर्स री इश्यू कर रही है तो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 को हम देख सकते हैं। ही शुड एग्जामिन द बैलेंस शीट ऑफ फोरफिचर अकाउंट्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट और नॉट। देखो फोरफिचर ऑफ शेयर्स जो है उसका अकाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी फोरफिचर रिगार्डिंग एंट्री हमें लास्ट में ट्रांसफर करनी है कैपिटल रिजर्व में। तो ये पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑडिटर की कि उसको ये चीजें चेक कर लेनी है। पॉइंट नंबर 8 को देख सकते हैं। इफ द फोरफिचर ऑफ द शेयर्स आर री इश्यूड, द ऑडिटर हैज टू एग्जामिन whether the return of re-allotment filled with the registrar or not। यानी कि अगर री इशूड कर रहे हैं शेयर्स तो आपको री अलॉटमेंट रजिस्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा और वो कंपनी रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। तो क्या कंपनी ने ऐसा री इशूड का पूरा अलॉटमेंट लेटर बनाया है और क्या रजिस्ट्रार को उसने सबमिट किया है, ये ऑडिटर को देख लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की ध्यान वो है, स्टेट द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर एंड द कंपनीज प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑडिटर अंडरराइटिंग कमीशन में क्या क्या चीजें चेक करेगा, यानी कंपनी के प्रोविजन कहो या ऑडिटर ड्यूटी कहो, लिखने आपको याद रखने हैं रूल्स। अगर कंपनी के प्रोविजन पूछे तो वो सेंटेंसेस में लिखा जाता है, अगर ऑडिटर ड्यूटी पूछे तो उसी पॉइंट को आपको एज एन ऑडिटर का जिम्मेदारी है, ऑडिटर शुड एग्जामिन, ऑडिटर शुड चेक, ऐसे वर्ड्स यूज करके आपको उसको समझाना है। तो चलिए देखते हैं अंडरराइटिंग कमीशन में ऑडिटर को क्या चेक करना है। सबसे पहला, द पेमेंट ऑफ कमीशन इज ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। ये तो कॉमन पॉइंट है, हर बार आप इसको लिख सकते हो
कि ऑडिटर को चेक कर लेना है कि क्या आर्टिकल ऑफ द कंपनी में ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके रिगार्डिंग अंडरराइटिंग कमीशन के रिगार्डिंग कंपनी ऑथोराइज है कि नहीं। यानी कंपनी के पास अगर अंडरराइटिंग कमीशन देने की ऑथोरिटी ना हो और वो फिर भी अंडरराइटिंग कमीशन देगी तो वो टेक्निकली रॉन्ग हो सकता है। चलिए सेकेंड प्रोविजन उसमें देख लेते हैं। He should find out that the rate of commission does not exist 5% of the price of the shares and 2.5% of the debenture at which they are issued। देखो ऑडिटर को क्या चेक करना है, अंडरराइटिंग कमीशन का रेट। अंडरराइटिंग कमीशन का रेट शेयर के ऊपर 5% से ज़्यादा नहीं और डिबेंचर के ऊपर 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये तो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू भी यूनिवर्सिटी पूछती है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन कितने परसेंट होना चाहिए। तो ये प्रोविजंस है जो ऑडिटर को चेक। तो अंडरराइटिंग कमीशन के कुछ और प्रोविजंस को हम चेक करते हैं। नंबर थर्ड, he should verify the terms and conditions of the payment of such commission। यानी कि कमीशन जो देने वाले हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन को सारी चेक कर लो कि कौन सी सिचुएशन में कंपनी अंडरराइटर्स को पेमेंट करेगी, पेमेंट में क्या किस चीज़ों को देगी। सपोज अंडरराइटिंग कमीशन में पेमेंट कैश में भी हो सकता है, कंपनी अपने एक्स्ट्रा शेयर भी अंडरराइटर्स को दे सकती है एज अ पार्ट ऑफ कमीशन। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन उनको चेक कर लेना है। Number 4, if there isn't any lieu in the underwriting commission, he should see the copy of the contract filed within the register of the company। यानी कि अगर कोई ऐसा केस वगैरह होता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ऑडिटर को एक बार क्या चेक कर लेना होता है कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास ये अंडरराइटिंग कमीशन का कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ होगा उसकी कॉपी होगी। तो वो कॉपी चेक कर लेना है कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी जिसका रिगार्डिंग ये प्रोविजंस हो रहे थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 को हम देखते हैं। ही शुड सी द एग्जामिनेशन ऑफ द शेयर एप्लीकेशन बीइंग द रबर स्टैम्प ऑफ द ब्रोकर टू द अनसर्टेन द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेबल टू द देम। यानी कि कंपनी ने जो अंडरराइटिंग कमीशन में जितने उन्होंने पैसे दिए, साथ में जो ब्रोकर ने जब अप्लाई किया होगा कंपनी के शेयर्स के लिए तो उसमें ब्रोकर का रबर स्टैम्प होना चाहिए। यानी कि कंपनी को पता कैसे चलेगा कि ये अंडरराइटर ने एप्लीकेशन किया है, उसमें उसका एक रबर स्टैम्प लगाया गया होगा। ठीक है, तो ये कंपनी के अंडरराइटिंग कमीशन के प्रोविजंस। उसमें एक और लास्ट जोड़ देते हैं। He should see that the underwriters have paid the amount due from them and in respect of the shares taken up by the under the underwriting commission। यानी कि अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो डिसाइड हुआ है कि अंडरराइटर्स को इतने शेयर्स खरीदने हैं तो उन्होंने शेयर्स खरीदे होने चाहिए और उसकी अमाउंट भी पेड की होनी चाहिए। तो अंडरराइटर्स यानी गारंटी दे रहे हैं तो बदले में उन्होंने पैसे भी पे किए होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक और प्रोविजन उसमें है द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। यानी कि अंडरराइटिंग कमीशन जो होगा उसकी रिसिप्ट होगी वो भी चेक करना है। और द ब्रोकरेज शुड बी वाउचर्ड। देखो जब ब्रोकरेज पेज हुआ है या अंडरराइटर को हमने पेमेंट किया है, उन दोनों का वाउचर्स ऑडिटर को एक बार चेक कर लेना है ताकि कोई ऐसा मिस्टेक्स वगैरह अराइज ना हो। तो ये पार्ट ऑफ ड्यूटी रहती है ऑडिटर की। पॉइंट नंबर 8, ही शुड सी दैट द अमाउंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन यानी कि अंडरराइटिंग कमीशन की अमाउंट एंड द ब्रोकरेज इंश्योर्स अंडर द हेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है और अगर जो हमने अंडरराइटर्स को ब्रोकरेज वगैरह पे किया है तो वो पेमेंट बैलेंस शीट में उसकी एंट्री कहाँ होगी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अच्छा, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब वो एक तरह का फिक्टिशियस असेट है, आप इसको फिक्टिशियस असेट में इसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। तो ये एंट्रीज ऑडिटर को। चलिए तो अब बात करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टेट द ऑडिटर ड्यूटी रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर। यानी शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड ऑडिटर की ड्यूटी आपको एक्सप्लेन करनी है। सो देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस और पॉइंट टू बी कंसिडर, जिसमें से पहला पॉइंट,
The auditor should examine the article and the study or the procedures of share transfer. ऑडिटर को शेयर ट्रांसफर का पूरा प्रोसीजर आर्टिकल में चेक कर लेना चाहिए। ये एक तरह का कॉमन प्रोविजन है कि हर बार आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो चेक करना ही है। सेकंड, he should see that a due notice has been given to the transferor and or the transferee, यानी कि ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को नोटिस दिया होना चाहिए। सो एक नोटिस गिवन होना चाहिए, ये भी ऑडिटर को चेक कर लेना है। थर्ड चीज, द रेजोल्यूशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सैंक्शनिंग द ट्रांसफरर ऑफ द शेयर्स एंड शुड बी द एग्जामिन, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसके रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग अपनी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, he should verify the signature of the transferor and the transferee, यानी कि ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी की सिग्नेचर चेक कर लेनी है इन द ट्रांसफर फॉर्म। ट्रांसफर फॉर्म पे दोनों ने एग्री करके सिग्नेचर किया है कि नहीं, वो चीज उनको चेक कर लेना है। तो ऑडिटर की ये भी ड्यूटी रहती है। और सिग्नेचर वेरीफाई कौन से करेंगे, जब एप्लीकेशन मिला होगा तो ट्रांसफरर का सिग्नेचर उसमें होगा। पॉइंट नंबर 5, the serial number of the share certificate should be verified in the register of member, यानी जिसने शेयर ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है क्या वो कंपनी का शेयर होल्डर था, उसका सीरियल नंबर एक बार आपको फॉर्म में चेक कर लेना है जो एप्लीकेशन कंपनी को मिला था। नेक्स्ट पॉइंट, where a new share certificate has been issued in the place of old, यानी कि एक नया शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करना है, यानी पुराना शेयर सर्टिफिकेट वापस लेके कोई ट्रांसफरी को एक नया सर्टिफिकेट कंपनी प्रोवाइड कर देगी, तो ये भी चेक कर लेना है। पॉइंट नंबर 7, he should check the entries in the register of the members and share transferor register and the shares ledger। देखो एंट्री इसकी होनी चाहिए शेयर ट्रांसफर की, कहाँ कहाँ एंट्री करनी है, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर होगा उसमें, शेयर्स लेजर होगा उसमें भी, और उसका एक नया सा अलॉटमेंट रजिस्टर भी प्रिपेयर होगा। तो शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड सारी एंट्री एक बार चेक कर लेनी है कि क्या एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में की गई है कि नहीं। पॉइंट नंबर 8, he should say that the transferor fee is a duty received and accounted properly or not। शेयर ट्रांसफर फी मिलती है कंपनी को, यानी कंपनी के लिए ये एक तरह की इनकम है, तो क्या ये शेयर ट्रांसफर फी रिसीव्ड हुआ है कि नहीं, ये भी ऑडिटर को चेक कर लेना है। पॉइंट नंबर 9, whether the shares are transmitted on the accounts of death or insolvency of the shareholder, and he should see that the shares are transmitted as per the rules laid down in the articles in the case of bankruptcy and the insolvency or the order issued by the court and should be एग्जामिन, यानी कि ये जो शेयर ट्रांसफर है उसकी परमिशन कंपनी ने दी थी, वो कौन से रीजन से शेयर ट्रांसफर हो सकता है, किसी पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी के कारण शेयर ट्रांसफर हो सकता है, फिर इन केस ऑफ बैंकरप्सी हुआ कि जो पर्सन है जो शेयर होल्डर है वो पैसे चुका ही नहीं पाएगा, उसको बैंकरप्टेड डिक्लेयर किया गया है, तो इस सिचुएशन में भी शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, कोर्ट ने उसको परमिशन दिया होगा। तो ये सब ऑडिटर को एक बार वेरीफाई कर लेना है। और इसी के साथ जो भी हमारे ये क्वेश्चंस का सिलसिला था, जितने ये चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 लेक्चर में हमने वो सारे क्वेश्चन इजीली कवर अप कर दिए हैं। चलिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिटिंग का आज के जो भी लॉन्ग क्वेश्चन थे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब बात कर लेते हैं ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। वैसे आगे वाले लेक्चर 1 में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखे हुए थे, पर उसके अलावा भी कुछ एमसीक्यू अभी भी बाकी रह रहे हैं जो मैं आज के लेक्चर में आपको सिखा रहा हूँ। सो सबसे पहला एमसीक्यू नंबर 1, द परसेंटेज ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन ऑन शेयर एंड डिबेंचर आर द फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली, यानी कि अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स के और डिबेंचर के ऊपर कितने परसेंटेज है। ऑप्शन ए फॉर शेयर 2% एंड फॉर डिबेंचर 3%, ऑप्शन बी फॉर शेयर 2.5% एंड डिबेंचर 5%, ऑप्शन सी for share 5% and the for debenture 2.5%, option D for share 12% and for debenture 10%। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी,
शेयर के ऊपर 5% और डिबेंचर के ऊपर 2.5%। आज ही हमने अंडर राइटिंग कमीशन का ये सॉल्व किया है और उसमें हमने देखा है कि शेयर के ऊपर 5 और डिबेंचर के ऊपर 2.5% कमीशन दिया जाता है। तो ये रूल ही है। चलिए एमसीक्यू नंबर 2 को देखते हैं। After the end of financial year, within how much time final account of the company should be presented in the annual general meeting? यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में कितने टाइम के बाद फाइनल अकाउंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है? एंड ऑप्शन है 3 months, ऑप्शन बी 6 month, ऑप्शन सी एट द टाइम बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 6 month, यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए तो 6 महीने के अंदर अकाउंट रेडी हो जाने चाहिए और उसको एजीएम में आपको दिखा देना है। तो ये करेक्ट आंसर था बी। तीसरा एमसीक्यू देख लेते हैं। द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट व्हाइल इशूइंग शेयर्स एट द डिस्काउंट इज। भाई डिस्काउंट का रेट कितने परसेंट होगा? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन सी 7.5% और ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन बी आंसर आएगा 10%, क्योंकि मैक्सिमम शेयर के ऊपर 10% डिस्काउंट ही दिया जा सकता है। चलो एमसीक्यू के सफर को आगे बढ़ाते हुए अब एमसीक्यू नंबर 4 की बारी। Which of the following statement is true in respect of issued and the redemption of the redeemable preference share? यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग नीचे में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट नंबर 1 को देखो। अ कंपनी कैन रिडीम सर्च प्रेफरेंस शेयर एट एनी टाइम ऑफ इट्स ओन विल। नहीं, ये नहीं हो सकता। बी बिफोर रिडेम्पशन ऑफ शॉर्ट शेयर द अप्रूवल ऑफ सेबी हैज टू बी ऑब्टेन। नहीं, सेबी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी बिफोर रिडेम्पशन ऑफ शॉर्ट शेयर द शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड। यस, शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ऑप्शन डी ऑन द रिडेम्पशन ऑफ शॉर्ट प्रेफरेंस शेयर्स द शेयर्स कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अनरिडक्टेड। यानी कि आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, उसको शेयर कैपिटल रिड्यूस करना कहा जाएगा। ये भी नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि आपको ये देखना है कि आप जिस शेयर के पैसे लौटा रहे हो वो शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। मतलब 100 रुपए का शेयर है तो आपको 100 रुपए मिल जाने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 5 में देख सकते हो। हाँ, can the security premium be utilized to the convert partly paid and the board is to be fully paid for the shares as bonus? यानी कि क्या पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने को हम बोनस कह सकते हैं? नो। ऑप्शन बी यस। ऑप्शन सी can be utilized if the article of association of the companies provides. Option number D, the company act does not provide anything with the respect to this। यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, नो ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप कंसीडर करके उसमें से बोनस नहीं दे सकते हम, राइट। जो पार्टली पेड अप शेयर है उसके ऊपर पैसे मंगवाए और उसी को आप बोनस दे दोगे उसमें से, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में अब बारी है एमसीक्यू नंबर 6 की। इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स द वर्ड ट्रू एंड फेयर डज नॉट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। यानी कि ट्रू एंड फेयर जो वर्ड है वो ऑडिटर रिपोर्ट में यूज किया जाता है, नीचे में से वो इंक्लूडिंग नहीं करता। ऑप्शन ए द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग विद शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट। ये भी सही है। Option B, the profit and loss account must be shown to true and fair view of the profit or loss of the company। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, द असेट इन द बैलेंस शीट मस्ट बी शोन एट द रियल वैल्यू नॉट मोर और नॉट लेस। यानी असेट उसकी रियल वैल्यू से दिखाई जाएगी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, the financial statement must be prepared so that the shareholder get the maximum dividend। ये गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप उस हिसाब से बनाओगे जिससे शेयर होल्डरों को मैक्सिमम डिविडेंड मिले, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप ये ट्रू एंड फेयर वर्ड को इंडिकेट नहीं करता। तो यही हमारा एमसीक्यू का आंसर रहेगा। एमसीक्यू नंबर 7 को देख सकते हैं। X Limited is a private company having the paid up capital rupees
20 crores, who among the following being be appointed as an auditor, as an auditor of the company as per the Companies Act 2013? भाई एक कोई कंपनी है जिसका 20 करोड़ टर्नओवर है, तो उसका ऑडिटर कौन हो सकता है? ऑप्शन ए, a CA is a full time employer. Option B, a CA is a part time employment. Option C, a CA is already having the audited of 20 companies. D, none of the above. यानी नीचे में से कोई भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि पहले दोनों में वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाता, पार्ट टाइम या फुल टाइम, वो एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं उसके लिए। और तीसरा ऑप्शन इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट 20 कंपनी का ही ऑडिट कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा नॉन। चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में अब बारी है एमसीक्यू नंबर 8 की, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफ द लीगल प्रोविजंस ऑफ इशूइंग शेयर्स एट डिस्काउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग? नीचे में से कौन सा वो सेंटेंस इंक्लूडिंग नहीं होगा जब आप शेयर डिस्काउंट से इश्यू करते हो? ऑप्शन ए, द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट शुड बी 10%. ऑप्शन बी, the resolution must be passed in the general meetings of the company. Here, option number C, for issuing shares at discount, the approval of the company law board of must be obtained. यानी company law board का permission लेना पड़ेगा. Option D, at least 1 year must have been passed since a company commenced business. यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है कि कंपनी लॉ बोर्ड का परमिशन लेना पड़ता है। तो कंपनी जब शेयर डिस्काउंट से इश्यू करती है उसको बोर्ड का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए एमसीक्यू नंबर 9, लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन द प्रोविजंस फॉर द इश्यूज ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम? यानी शेयर जब प्रीमियम से इश्यू करते हो तो नीचे में से कौन सा इंक्लूडिंग नहीं है? ऑप्शन ए, for issuing at a premium, special resolution must be passed in the general meeting. ये नहीं होता कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिजोल्यूशन पास करो, कंपनी शेयर प्रीमियम से इश्यू कर सकती है। ऑप्शन बी, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर मस्ट बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, द अमाउंट ऑफ द शेयर्स प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, यानी कि जो शेयर प्रीमियम के अमाउंट है वो फुल्ली पेड अप बोनस के लिए यूटिलाइज की जा सकती है। ऑप्शन डी, द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज इन रिटर्न ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन नॉट इंक्लूडिंग था क्वेश्चन के हिसाब से? ए ऑप्शन सुटेबल नहीं था कि आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। तो ये हो गया हमारा ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो यूनिट नंबर 1 है, ऑडिटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कह सकते हो, जिसमें सिर्फ एक ही बड़ा क्वेश्चन था कि कंपनी ऑडिट शुरू करने से पहले उसको क्या क्या पॉइंट कंसिडर करने हैं। बाकी सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट के तरह के क्वेश्चन थे, जिसमें ऑडिटर की डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज थी या फिर कंपनी के प्रोविजन से सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर। तो थोड़ा सा टेक्निकल यूनिट था जो यहीं पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चैप्टर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का लेक्चर का काम यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी ऑल ऑफ यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.